अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुम्मा वगैरह पढ़ लिया होगा, खाना शाना खा लिया होगा और क्या नाम है, अब आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? चलें, आज हम लोगों ने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 7, दैट इज अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। ओहो, बायो एनर्जेटिक्स तो भी हमने ख़त्म किया। दैट इज अबाउट गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए न्यू होंगे और कुछ आप लोगों को पहले से आते होंगे, तो हमने रिवाइज करने हैं और अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। ओके सर, खा रहे हैं अभी, ठीक है सर। आज टेस्ट पहले होगा, किस किस खुशी में पहले होगा भाई? कोई पहले शैले नहीं होगा। जिस दिन आप लोगों को सरप्राइज देना होगा ना, उस दिन आपका टेस्ट पहले रख लेंगे, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। सर आप दिन ब दिन हो यार, बंदे के बच्चे बने। आप आपके कमेंट्स नहीं ऐसे आने चाहिए, ठीक है? फिर मुझे जो है ना बुरे बुरे ख्याल आते हैं। चलें, सलाम सर, कैसे हैं आप? जैसा आपको मैं नज़र आ रहा हूँ वैसे ही हूँ, ठीक है सर। ये चैप्टर समझा हुआ है? अच्छा जी, समझा हुआ तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, हम रिवाइज करेंगे। और आपने कहा था पढ़ के आना, शाबाश। पढ़ के तो मैं डेली कहता हूँ आया करें, किसी दिन नहीं भी कहता तो अंडरस्टूड है, पढ़ के ही आना है। सो पढ़ के तो आना ही है। बच्चे बड़े काम में आज, खैर है, जुमा पढ़ने गए होंगे, ऐसे ही है ना? तो मुझे प्यास ही बड़ी लग रही है, मेरे सामने एक गिलास पानी का पड़ा हुआ है, मैं ये पी लेता हूँ ताकि जो है ना मैं गिर ना जाऊँ यहाँ। ये चैप्टर इजी है माशाल्लाह। चलें, बच्चे कहाँ पे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। वैसे जुमा हो चुका हुआ है, काफी टाइम हो गया है। सर कल वाली बात को नजर लग गई है। किस बात को बेटे? सर आप बहुत पानी पीते हैं बेटे, पानी पीने से ही आप लोग जो है ना सरवाइव करते हैं, क्योंकि खाना खाए बगैर तो चल चल बंदा चल जाता है, लेकिन पानी जो है ना उसके बगैर नहीं चलना चाहिए। पानी मीडियम ऑफ लाइफ है। तो मैं अपने तमाम तमाम सेल्स को पानी से महरूम नहीं रख सकता, ठीक है सर। आपकी पूरे दिन में कितनी क्लासेस होती हैं? सारी जगह वैसे आजकल तो लॉकडाउन है, तो कॉलेज में नहीं हो रही हैं। वैसे अगर सारे मिला लें, कॉलेज एकेडमी और ये, फिर मेरी कोई 11-12 क्लासें बनती हैं, ठीक है। चलें, लंच करके आ जाएं भी बच्चों। अभी तो सिर्फ हाफ सेंचुरी हुई है, 80 बच्चे होने चाहिए। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन दोबारा से समझाया जाए? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो है ना टाइम ज़ाया होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फौरन से हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ जाएं। और ये 2 बजे वाली मस्जिद में जाते हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कौन सा बच्चा कहता है कि आपको एयर पैसेजवे और लंग्स का जो सारा टॉपिक है वो दोबारा पढ़ाना चाहिए? हाँ जी बच्चों, हैव यू एनी डाउट्स? अगर नहीं है तो फिर मैं दोबारा। सर जी मेरी बात सुने, रात को टेस्ट में मेरे क्वेश्चन मिसिंग होते हैं, जस्ट आंसर होते हैं, ये क्या इशू है? मैंने इतनी तैयारी करती हूँ और मेरे साथ काइंडली हैं, क्वेश्चंस मिसिंग होते हैं, जस्ट आंसर होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके भेजें मैनेजर साहब को, आपको पता चल जाएगा, ठीक है सर जी। समझा दें ताकि आप और क्लियर हो जाए, ठीक है जी। समझा देते हैं। चलें जी, समझा देते हैं बच्चों ताकि क्लियर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया। चलें, जितने बच्चों ने आना था अब आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है 2-3-4 मिनट वेट किया बहुत है इतना। 2 मिनट में सर अच्छा सा ओवरव्यू दे दे जाए, बाकी बच्चों को फिर क्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को
समझना शुरू करते हैं, बीच में ही काफी चीजें आ जाएंगी। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है, मुझे बताएं, मुझे बताएं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसकी क्या डेफिनेशन लिखते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग? या मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी रेस्पिरेशन ना दो तरह की होती है। अगर आप लोगों को बचपन में बताया गया हो, एक को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्सटर्नल, जिसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी नाम देते हैं, और दूसरी जो है ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जो हमने पढ़ लिया है बायो एनर्जेटिक्स में। ये जो एक्सटर्नल है ना, इसी को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो बताएं जरा ब्रीथिंग क्या होती है। देखते हैं आप लोगों को कितना ये वाला चैप्टर आता है। बच्चे कह रहे हैं बड़ा आसान चैप्टर है, तो कितना आप लोगों को आता है मुझे बताएं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग? ठीक है, जो बताएगा फिर उसको शाबाशी मिलेगी। जल्दी से। अच्छा जी, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। O2 अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। पहला कंसेप्ट ही सबका खराब है, पहला कंसेप्ट ही खराब है। देखो, चैप्टर का नाम गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन, हमने इसमें एक्सटर्नल पढ़नी है, और आपको पता है पहले ऑर्गेनिज्मिक होती है, उसके बाद सेलुलर होती है। पहला कॉन्सेप्ट ही खराब है मोस्टली बच्चों का, सबका नहीं, मोस्टली बच्चों का। चलें जी, सबका ही कंसेप्ट तकरीबन खराब है, 90% बच्चों का। अब ध्यान से मेरी बात सुन, मैं अब सांस ले रहा हूँ, ब्रीथिंग कर रहा हूँ। चेक करें, हमने एयर में से ऑक्सीजन को कहा है कि आप अंदर आए, बाकी गैसें ना आए। क्यों जी? क्या मैंने इस पूरी एयर में से कहा है ऑक्सीजन को आपने अंदर आना, बाकी गैसों ने नहीं अंदर आना? उनके लिए दरवाजे बंद हैं। कहा है? नाक के आगे दरवाजा लगा हुआ है, कोई दरबान बैठा हुआ है, कोई गार्ड है? हाँ जी, नहीं है ना। हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन भी है 21% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नोबल गैसें भी हैं, शरीफ गैसें जो आजकल जुम्मा पढ़ने गई नहीं है, ठीक है, वो क्रिप्टॉन, जीनॉन, पता नहीं क्या क्या। क्या हमने कहा है कि जनाब ऑक्सीजन साहिबा आप आ जाए, बाकियों को नहीं मैंने आने देना? तो इसका मतलब नहीं कहा ना। तो याद रखें, हमारी ब्रीथिंग के अंदर सारी एयर अंदर जाती है, सारी एयर अंदर जाती है। जब एयर अंदर जाती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें सारा कुछ होता है, नोबल गैसें भी होती है, वाटर वेपर भी होते हैं। लंग्स के लेवल पर जाके जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो चूंकि ज्यादा होती है, वो लंग्स के अंदर जाके ब्लड में चली जाती है। ये काम लंग्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर वाला जो काम है ये लंग्स के लेवल पर जाकर होता है। फिर उस एयर के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुई है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो शामिल हुई है ना, वो एयर वापस आती है, वो एयर वापस आती है पूरी। तो इस बात को साबित करने के लिए ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, वो यहाँ पे होगा, लंग्स के लेवल पर ये काम होता है, ये काम ब्रीथिंग में नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीथिंग में नहीं होंगी, ब्रीथिंग के बाद लंग्स के लेवल पर जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, और वो कैसे होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच एयर विद मोर ऑक्सीजन गेट्स इन एंड एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स आउट। ठीक है, सो वाह वाह वाह, माई होल लाइफ वॉज अ लाई। बिल्कुल ऐसे ही है, ये कंसेप्ट पूरी जिंदगी झूठ पे ही चल रहा होता है। ठीक है बेटा, जनरल नया ना बताया करें, मेन चीज बताया करें। अब इसको साबित करने के लिए मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर 275। पेज नंबर 275 से याद आया, मैंने वो बुक्स कैंपस ड्राइव पे शेयर कर दी है, अब आपको मिल जाएंगी। जिनको लाइव बुक से पढ़ना अच्छा नहीं लगता,
वो ऑनलाइन बुक से पढ़ सकते हैं। सो पेज 275 पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में कंपैरिजन किया हुआ है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर का। उन दोनों में देखें ऑक्सीजन भी है, लेकिन फर्क है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अंदर जाने वाली हवा में ज्यादा ऑक्सीजन है, बाहर आने वाली में कम है। वो जो कम हुई है वो कहाँ गई? वो लंग्स से ब्लड में चली गई। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने वाली हवा में कम थी, बाहर आने वाली हवा में ज्यादा है। वो बाहर आने वाली हवा में ज्यादा कहां से हुई? वो ब्लड से लंग्स में आ गई। और नाइट्रोजन दोनों में 79 है, कुछ में 78 होता है, यहाँ 79 लिखा है, तो दोनों वैल्यूज ठीक है। वाटर जो वेपर्स हैं वो वेरिएबल है और आने वाली में ये सारा कुछ दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया है। बेटा ड्राइव में मैंने आज ही बुक शेयर की है, अपलोड मैंने पहले कर दी थी लेकिन वो शेयर नहीं हुई हुई थी। अब मैंने शेयर भी कर दी, वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी आप चेक कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पार्ट 1 की भी मैंने कर दी है, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर दोनों की बुक्स मैंने कर दी। चलें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू थिंग्स, दो चीजों पर कंसिस्ट है। नंबर 1 एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे हवा का रास्ता। और नंबर 2 जो कि सुपर पावर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन है? सबको पता है, द लंग्स। ठीक है, द लंग्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे द लिख दिया है। तो एयर पैसेज वे को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। आपको जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। एयर पैसेज वे स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। कहाँ से स्टार्ट होता है? सबको पता है, बल्कि मैं लिखता हूं जी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से एयर पैसेज वे स्टार्ट होता है। और नेजल कैविटी की खास बात यह है कि इसके दो तरह के नॉस्ट्रिल्स होते हैं। एक इसके बाहर वाले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और दूसरे इसके अंदर वाली तरफ होते हैं, उनको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो कैविटी मौजूद है उसमें, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी का काम क्या है? आप सबको पता है नेजल कैविटी का काम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक म्यूकस और दूसरे नंबर पर हेयर है। ठीक है, हेयर और म्यूकस, हेयर और म्यूकस। क्या काम होता है जी हेयर का? मुझे एमसीक्यूज जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप ही बता दें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस इन द नेजल कैविटी? सबको पता होगा, क्यों भाई, क्या फंक्शन है? तीन फंक्शन करते हैं ये मिला के। एक तो ये फिल्टर कर लेते हैं जो गंद बला होता है उसको, जो हमारी एयर में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, गंदी मंदी चीजें होती है, उसी को जो ये जमा कर लेते हैं ना, स्टक कर लेते हैं। म्यूकस भी होता है, वो ज्यादा हेल्प करता है स्टक करने में। उसके अलावा ये एयर को मॉइस्ट भी करते हैं, वार्म भी करते हैं। तो तीन काम ये करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर इसका मतलब हमारा नाक हमेशा साफ रहे और गंदी हवा अंदर चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, गंदी हवा नाक में फिल्टर हो जाती है और फिर जो बनता है वो आप सबको पता है। ठीक है, नेजल कैविटी आ गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन भी हो गई और सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट पे चलना है। नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज, सबको पता है नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? फेरिंग्स। यहाँ पे एक एमसीक्यू था जी आपकी बुक के मुताबिक, बड़ा इंपॉर्टेंट नेजल कैविटी के बारे में, कि नेजल कैविटी जो है उसके अंदर जो एपिथेलियम है वो सिलिएटेड होती है, मीन उसके ऊपर सिलिया वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, और एक और चीज, हर नेजल कैविटी 3 पैसेजेस में डिवाइड हो जाती है। हर नेजल कैविटी 3 पैसेजेस में डिवाइड होती है, डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजेस। ये एमसीक्यूज है, ये बड़ी मर्तबा आया हुआ, डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजेस। आगे जाके नेजल कैविटी 3 पैसेजेस में डिवाइड होती है। क्यों? वो जो नाक की हड्डी होती है, इंटरनल अंदर वाली जो हड्डी होती है, इंटरनल नोज की जो वॉल होती है, उस वॉल की वजह से वो 3 पैसेजेस में डिवाइड हो जाती है। इंटरनल
इंटरनल नोज, जो हमारा अंदर नाक के अंदर वाला जो हिस्सा है उसकी जो दीवारें होती हैं वो नेजल कैविटी को 3 रस्तों में डिवाइड कर देती है। इसकी हमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 एमसीक्यूज हैं इसकी लाइन के अंदर के कितने पैसेजेस में हमारी नेजल कैविटी तक जो है वो तकसीम होती है और कौन से नोज से तकसीम होती है, एक्सटर्नल नोज से, मिडल नोज से या इंटरनल नोज से। तो 3 आपके पास 2 आपके पास ये एमसीक्यूज इस लाइन के बनते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। नेजल कैविटी जो है ना, ये आगे जाके इसको थोड़ा सा बनाना भी शुरू कर देते हैं ताकि आपको मसला ना आए। ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है। ऊपर से हमारी आती है जी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी लीड्स टू ठीक है, ये लीड करती है, ये देखें यहाँ पे ये ज्यादा आ गया है नीचे, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक है जी। लें जी, ये इस तरह से आ जाएगी और ये इस तरह से, और यहाँ पे ये ऐसे आपकी 2 ट्यूब्स बन जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा छोटा कर लें। ये हमारी नेजल कैविटी यहाँ से स्टार्ट होती है, एयर इधर से एंटर होती है हमारी नेजल कैविटी में, ये एक चोक आ जाता है। ये चोक, दिस चोक इज द कॉमन चोक, ये कॉमन चोक है, इसको हम थ्रोट कहते हैं और फेरिंग्स भी कहते हैं। ये वाला हिस्सा फेरिंग्स है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना ये फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स को हम चोक इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह हम जा रहे होते हैं ना, रास्ते में चोक आता है, वहां पे ना 4 जगहों पे चीजें जा रही होती हैं, एक सामने, एक राइट, एक लेफ्ट और एक पीछे। यहाँ भी 4 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, ध्यान से आप देखें, एक रास्ता ये है, ठीक है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता। ये दरमियान में कॉमन जगह है जो आपकी ओरल कैविटी के लिए भी है, मीन फूड भी यहाँ पर पहुंचती है और एयर भी यहाँ पर पहुंचती है। ये जो कॉमन आपका पैसेज है, दिस कॉमन पैसेज इज नोन एज फेरिंग्स, और इसको समझाने के लिए मैं एक कॉमन सा वर्ड लिखता हूँ, दैट इज थ्रोट। ये हमारा हलक है, ठीक है, ये हमारा हलक है और इस हलक के को हम फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे हमारी खुराक भी पहुंचती है और हमारी एयर भी पहुंच जाती है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई है, कॉमन ओपनिंग है फेरिंग्स, ओरल कैविटी के लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। चले बच्चे, मैसेजेस ना करें, नहीं तो फिर मैंने चैट हाइड करवा देनी है। इसको समझ लें। फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स एक मसल्स की बनी हुई साख्ता मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, ओरल कैविटी के लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है। और 2 इंटरनल ओपनिंग से ये फेरिंग्स की तरफ खुलती, जो इंटरनल ओपनिंग्स है ना इनर नोज की, इनर नोस्ट्रिल्स जो है ना वो आगे जाके लीड करते हैं हलक के साथ, और इसीलिए तो हमारे नाक का, कान का और गले का डॉक्टर एक ही होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज द एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। अब उसके बाद जाके जो है ना वो लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स देखते हैं जी कहां पर है और किस तरह का है। लैरिंग्स, ठीक है, ये लैरिंग्स आ गया आपका। लैरिंग्स, ये जो ट्यूब है ना आपकी, इस ट्यूब का जो मेन पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला मेन पार्ट, दिस इज द लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स बेसिकली हमारा वॉइस बॉक्स है और इसके सुराख को, ऊपर वाले सुराख को ग्लोटिस का नाम दिया जाता है। ये जो यहाँ पे सुराख बनेगा, अगर मैं आपको बताऊं, लैरिंग्स फेरिंग्स से बिल्कुल नीचे वाकया होता है यहाँ पे, दिस इज द लैरिंग्स। और लैरिंग्स का जो सुराख होता है ऊपर, जहां से लैरिंग्स के अंदर एयर ने एंटर होना होता है, दिस सुराख इज नोन एज, ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले। यहाँ पे लैरिंग्स का एक सुराख है, इस सुराख को हम नाम देते हैं ग्लोटिस। ये लैरिंग्स की ट्यूब के ऊपर वाली साइड पे सुराख है, इस सुराख के ऊपर ये एक लिड लगी हुई है। ये लिड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिड बंद हो जाती है
जिस वक्त आप खाना खा रहे होते हैं। ये किस तरह से बंद होती है ये भी आप समझ लें। ऊपर से जब आपकी फूड आती है, फॉर एग्जांपल ये बोलस आ रहा है, जबान की बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से ये बोलस इसको पुश करता है। ये जो एपिग्लोटिस की लिड जो है वो नजर आ रही है आपको, ये ग्लोटिस के सुराख के ऊपर आ जाएगी। कैसे आएगी? इस तरह से, ठीक है, मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी। इस तरह आपकी जो खुराक है वो डायरेक्ट ईसोफिगस में जाके गिरेगी। ठीक है जी, इसको हमें यहां बनाना चाहिए था, इस जगह पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये खुराक जब इसको पुश करेगी तो बच्चों ये ज्यादा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें ये इसने बंद नहीं किया, इस ओपनिंग को बंद नहीं किया, लेकिन ये है कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जो खुराक है वो पीछे वाली कैविटी में जाके गिरती है, ट्यूब में जाकर गिरती है, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, जो बिल्कुल विंड पाइप से पीछे होती है। तो इस सुराख को मैंने थोड़ा सा दोबारा आपको एलोबरेट करना है ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये लेरिंग्स था, इसको दोबारा से ऊपर कर लेते हैं, वर्टिकल पोजीशन में ले जाते हैं ताकि दोबारा आपको पॉइंट समझ आ जाए। ठीक है, दोबारा आपको पॉइंट समझ आ जाए। दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस का नाम देते हूँ, मैंने यहाँ से किया था लेबल, यहाँ जगह नहीं है लिखने की। तो जब खुराक आती है तो क्या होता है, इस ओपनिंग को पार्शियली क्लोज करने के लिए ये जो लिड है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है। अब जो खुराक है वो इससे स्लिप होती हुई सीधी कहाँ पर गिरती है? इसोफेगस के अंदर गिरती है। ये देखिए ये थोड़ी सी जगह अभी मौजूद है यहाँ पे। कुछ लोग समझते हैं कि एपिग्लोटिस बिल्कुल ग्लोटिस को बंद कर देती है, ऐसा नहीं है। एपिग्लोटिस पार्शल बंद करती है, पार्शल बंद करती है, मीन वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है ताकि उससे बोला स्लिप होता हुआ इसोफेगस में गिर जाए। सो इतनी सी बात है। ठीक है, चलें जी। ये क्या क्वेश्चन है? वाई कार्टिलेज रिंग्स इन ट्रैकिया आर नॉट कंप्लीट बट सी शेप्ड। बेटे हम ट्रैकिया तक गए हैं, अब मुझे पहले ये बताएं, हम ट्रैकिया तक गए हैं अब अभी तक। सेकंड पॉइंट, दे अलाउ एक्सपेंशन ऑफ इसोफेगस ड्यूरिंग स्वेलिंग। ये क्या लिखा हुआ आपने? हम जब ट्रैकिया तक नहीं गए हैं तो आपको अभी ट्रैकिया की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, और जो आपने बातें लिखी हुई वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, सारे बच्चों का ख्याल रखा करें। यहाँ तक आपको मैंने जो बात समझाई है वो इतनी सी है कि जब बोलस आता है तो बोलस एपिग्लोटिस को पुश करता है। पहले एपिग्लोटिस हॉरिजॉन्टल नहीं होती, एपिग्लोटिस ऐसे ऊपर की तरफ होती है। जैसे ही बोलस इसको धक्का मारता है और टंग जो है ना वो बैकवर्ड मूवमेंट करती है तो एपिग्लोटिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है ऐसे। तो मैं 2-3 मरतबा ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए अब आप लोगों ने ध्यान करना है। लेरिंग्स की मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनमें पहली ये है कि इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस का नाम देते हैं, और ग्लोटिस के ऊपर जो लिड लगी हुई है उसको हम एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। और एक मजे की बात यह है कि लैरिंग्स जो है ना वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, यानी हम इसको ज्यादा कार्टिलेज समझते हैं। मीन अब फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लैरिंग्स है, लैरिंग्स में कार्टिलेज स्टार्ट हो गया। इसकी जो वॉल है उसके अंदर कार्टिलेज है, लेकिन मसल्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसको हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। हम हाईलाइट इसको कार्टिलेज के सेंस में करते हैं कि फेरिंग्स के बाद वाले ऑर्गन से हमारी ट्यूब जो सांस की ट्यूब है उसमें कार्टिलेज स्टार्ट हो गया। लेरिंग्स लें जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई कि फर्स्ट टाइम कार्टिलेज कहाँ पे अपीयर होता है, तो आपने बताना है फर्स्ट टाइम कार्टिलेज लेरिंग्स के अंदर आता है। फर्स्ट टाइम कार्टिलेज जो आता है
वो लेरिंग्स के अंदर आता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसके अंदर एपिग्लोटिस के काम करने का तरीका बता दिया और मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप सबको पता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि फाइब्रस बैंड्स हैं, फाइबर्स हैं, धागे नुमा बैंड्स हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं जब एयर अंदर जाती है और उससे आवाज पैदा होती है। ये बच्चों वाली बातें आप सबको पता है। लेकिन खैर जो मेन पॉइंट था कि लेरिंग्स इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कार्टिलेज शुरू हुआ है फेरिंग्स के बाद। फेरिंग्स में कार्टिलेज नहीं होता, लेरिंग्स में कार्टिलेज होता है, ठीक है। सर व्हाई वी कैन ओनली टॉक व्हाइल एक्सहेलिंग बट नॉट इनहेलिंग, बेटे इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। चलें, इतनी बात हो गई। लेरिंग्स के सुराख को एपिग्लोटिस कहना है, जहां से हवा ने एंटर होनी है। इस बात को नोट कर लें, बच्चे भूल जाते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ये सुराख है। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, वो जो उसके ऊपर ओपनिंग है उसको लेरिंग्स, उसको ग्लोटिस कहना है। और उसके ऊपर जो लिड बनी हुई है, दिस लिड इज नोन एज एपिग्लोटिस। इसके बाद स्टार्ट होता है जी ट्रैकिया। अब एक आपको मैं मजेदार चीज बताता हूँ ट्रिक याद करने का। आता तो आप लोगों को सारा है, लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं याद करवा दूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज कम होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कार्टिलेज कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया और इसोफिगस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है, आमने सामने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं दो मार्कर्स आमने सामने आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक पेन है, इस तरह सामने की तरफ हमारा ट्रैकिया है और उसके पीछे जो है ना ये इसोफिगस होती है। ये देखें। तो अब आपसे एक एमसीक्यू पूछते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकिया is present on that side of esophagus, ठीक है। आपके पास अल्फा है, डोर्सल साइड पर होती है, बीटा है लेटरल साइड पर होती है, चार्ली है वेंट्रल साइड पर होती है और डेल्टा आपके पास क्या है, एंटीरियर साइड पर होती है। हाँ जी, कौन सी साइड पर आपको ट्रैकिया मिलेगी इसोफिगस के? हाँ जी बच्चों, इसका जवाब दें जल्दी से। विंड पाइप, ट्रैकिया, फ्रंट तो मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एयर पैसेज वे कंप्लीट एट लैरिंग्स, नहीं कंप्लीट नहीं होता बच्चों। एयर पैसेज वे अभी आगे भी जाएगा, वो लंग्स पे जाके खत्म होगा, लंग्स पे जाके खत्म होगा। हाँ जी बच्चों, याद रखें जब एक एनिमल या एक ह्यूमन या कोई भी, जब उसके सामने वाली पेट वाली जो जगह होती है ना सामने वाली, उसको वेंट्रल कहते हैं, और जो कमर वाली जगह होती है उसको डोर्सल कहते हैं। याद रखें, जो पेट वाली जगह होती है किसी भी जानवर की, पेट वाली साइड वो वेंट्रल होती है, और बैक वाली जो साइड होती है, जो कमर वाली साइड होती है उसको हम डोर्सल कहते हैं। अगर ट्रैकिया इसोफिगस के वेंट्रल साइड पर है तो जाहिर सी बात है इसोफिगस ट्रैकिया की डोर्सल साइड पर मौजूद होगा। एंटीरियर का मतलब तो बिल्कुल ही उलट होता है ना। एंटीरियर तो इसको बोलते हैं, अगर ये एक ट्यूब है, जहां से शुरू हो रही है वो एंटीरियर है, जहां खत्म हो रही है वो पोस्टीरियर है। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एनाटॉमी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। वेंट्रल मीन पेट वाली जगह, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कहाँ था मैं जी, बिल्कुल कि अब जो है ना कार्टिलेज कम होता चला जाएगा। लेकिन एक और एमसीक्यू भी मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि लेरिंग्स जो है ना वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज जो है ना वो लेरिंग्स में तो जरूर है,
लेकिन एपिग्लोटिस जो है ना उसको मसल्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, मसल्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से ओपन, आपको पता है मूवमेंट में हमेशा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो एपिग्लोटिस इज मस्कुलरली कंट्रोल्ड। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। आपके पास अल्फा है कार्टिलेज, बीटा है मसल्स, चार्ली है बोन्स और डेल्टा है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों याद रखो जो एपिग्लोटिस का कंट्रोल है ना वो मसल्स ही कर रहे होते हैं। लेरिंग्स खुद बजाते हैं, खुद जो है ना वो कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन उसका जो क्या नाम है एपिग्लोटिस भी बना कार्टिलेज का ही हुआ है, लेकिन उसको कंट्रोल जो कर रहे हैं ना वो मसल्स, मीन उसके साथ मसल्स अटैच हैं, मसल्स अटैच हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इसका एक्शन कैसा होता है, यहाँ पे कई एमसीक्यूज बन रहे हैं, यहाँ पे कई एमसीक्यूज बन रहे हैं। इसका एक्शन कैसा होता है एपिग्लोटिस का एक्शन? एक्शन ऑफ एपिग्लोटिस इज जस्ट लाइक, एक्शन ऑफ एपिग्लोटिस इज जस्ट लाइक। इस तरह के ही एमसीक्यूज बोर्ड में आने हैं जिन लाइनों को हमने कभी तवज्जो नहीं की होती। तो आपका पहला आंसर है जी बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद आंसर है जी पिवट। चार्ली आपके पास है हिंज। और हाँ जी बच्चों वेलकम बैक। मैं ये वाला एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था कि एक्शन ऑफ एपिग्लोटिस इज जस्ट लाइक बॉल एंड सॉकेट, पिवट या हिंज। तो आंसर है जी हिंज, ठीक है। उसका काम से सिर्फ ये है, ये देखें, ये कम हॉरिजॉन्टल ज्यादा हॉरिजॉन्टल, कम हॉरिजॉन्टल ज्यादा हॉरिजॉन्टल, तो ये काम सिर्फ जो है ना हिंज हिंज की तरह काम करता है, जो आपने जॉइंट्स में भी पढ़ा था। खैर ये बात आपको समझ आ गई है। अब आपका एक और एमसीक्यू यहाँ पर आएगा कि एपिग्लोटिस की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मेनली कौन इन्वॉल्व होता है? तो याद रखें एपिग्लोटिस की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दो वजूहात की वजह से होती है। कहाँ गया एपिग्लोटिस हमारा? एपिग्लोटिस एक तो बैकवर्ड मूवमेंट होती है टंग की, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग, जबान की बैकवर्ड मूवमेंट होती है। और उसके साथ साथ जो आपका लेरिंग्स है, लेरिंग्स थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता है, मीन जिस तरह एक छांव है ना वो छांव के नीचे आने की कोशिश करता है ताकि उसका जो सुराख है वो पार्शियली क्लोज हो जाए, जिसके अंदर फूड एंटर ना हो सके। तो वो छांव के नीचे, ये अगर ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छांव आ रही है तो इस छांव के और मजीद करीब होने की कोशिश करता है कौन? लैरिंग्स खुद करता है। तो अपवर्ड मूवमेंट होती है लैरिंग्स की अपनी, अपवर्ड मूवमेंट होती है किस चीज की बच्चों? लैरिंग्स की। सो इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जो आपका एपिग्लोटिस है वो मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाता है। मीन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी नहीं होती, मोर और लेस, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। सो ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीजें मिलकर उसके ऊपर छांव कर देती हैं, ग्लोटिस के सुराख के ऊपर साया कर देती हैं और उसके ऊपर से ऐसे खुराक स्लिप होकर खुराक की ईसोफिगस की नाली में गिरती है। और याद रखें इस दौरान सांस थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ये भी एमसीक्यू मैंने लिखना था यहाँ पे लेकिन अब टाइम कम है। जिस वक्त ये ऐसे हम करते हैं ना तो जो फूड है वो इसोफिगस में दाखिल होती है तो सांस थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं होता। तो ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि एपिग्लोटिस की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो इन्वॉल्व है वो दो चीजें हैं, एक तो लेरिंग्स थोड़ा सा ऊपर उठता है, ठीक है, पार्शियल रोल इसका है, और पार्शियल रोल जो है वो टंग की बैकवर्ड मूवमेंट का भी है। ठीक हो गया। चलें, तो ये इस तरह से आपका जो एपिग्लोटिस है उसको फोर्स मिलती है दोनों तरफ से। नीचे से जो लेरिंग्स है वो ऊपर होके उसको कह रहा होता है चल भाई मेरे ऊपर आ जा,
और ऊपर से टंग जो है ना वो उसको जो है वो धक्का मार के पीछे कर रही होती है, जिससे वो मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, चले ट्रैकिया आ जाता है जी। इसके बाद ट्रैकिया के ऊपर था लेरिंग्स, ट्रैकिया के ऊपर कौन था? लेरिंग्स। अब ये आ गया जी ट्रैकिया, दिस इज नोन एज ट्रैकिया। ये सामने ये जिसको आमतौर पर पकड़ के बंदा मार दिया जाता है ना, ये वाला देखो, ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे पाइप है, पानी वाला पाइप नहीं होता, जैसे वो जो सिंक का पाइप होता है बिल्कुल इस तरह का होता है। तो ये सिंक जैसा पाइप है बिल्कुल इस तरह। अगर आप लोग बकरा ईद पे देखेंगे, इसके पे लाजमी देखिएगा, बिल्कुल पाइप की तरह आपको ये वाली पूरी नाली मिलती है। दिस इज द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया स्टार्ट हो गया। अब ट्रैकिया में आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये ट्यूब की तरह और ये इसोफिगस के बिल्कुल वेंट्रल है, और ये चेस्ट कैविटी के पूरे रीजन में एक्सटेंड करता है और आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर सी शक्ल के कार्टिलेज रिंग्स हैं। आपको मैंने हिंट दिया था, अब कार्टिलेज कम हो रहा है, अब कार्टिलेज मुकम्मल नहीं है, सी शक्ल का रह गया। और ये कार्टिलेज क्या करता है? ये इसको प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से, प्रिवेंट कोलैप्सिंग। ठीक है, कोलैप्स हो गया ना तो आपका सांस बंद हो जाएगा, और अगर सांस बंद हो गया तो बंदा क्या हो जाएगा, इसलिए ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग को। और ये सी शक्ल के रिंग है। कोई मुझसे पूछा कि सी शक्ल के क्यों है? देखिए, सी शक्ल के होंगे तो वैसे उसको ओपन रखेंगे ना, ऐसे ऐसे ओपन रखना है। ठीक है, सख्त किस्म इस तरह करके ओपन रखना है। और प्रिवेंट कोलैप्सिंग के साथ साथ कीप इट ओपन, कीप्स इट। ठीक है, ये रिंग्स है ना, काफी ज्यादा रिंग्स होते हैं। प्रिवेंट कोलैप्सिंग प्लस कीप इट ओपन, इसको ओपन रखते हैं ताकि सांस अटक ना जाए। जब सांस अटका तो फिर क्या होगा, बंदा क्या हो जाएगा। ठीक है जी, चले ये बात आपको समझ आ गई है। अब ट्रैकिया जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब ट्रैकिया आगे जाके दो उसमें डिवाइड हो जाएगा। और याद रखें, ट्रैकिया जब डिवाइड होता है, ये देखें, ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो आगे जाके दो ब्रोंकाई बन जाते हैं, दो ब्रोंकाई बन जाते हैं। ठीक है जी, ब्रोंकाई में मजीद कार्टिलेज कम होता चला जाएगा, कार्टिलेज फिर से कम होता चला जाएगा, नालियां पतली होती चली जाएंगी। वो पतली होएंगी कैसे? उनका कार्टिलेज कम हो रहा है। ब्रोंकाई तीन तरह के होंगे बच्चों। नंबर 1 प्राइमरी ब्रोंकाई, नंबर 2, इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, पहले जो है ना प्राइमरी ब्रोंकाई होंगे, अल्लाह भला करे आपका। नंबर 2 पे सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे, और नंबर 3 पे टर्शरी ब्रोंकाई होंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें। प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं ना, वो हर ईच लंग, हर फेफड़े की तरफ चले जाते हैं। इन दो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक ये है और एक ये, दो प्राइमरी ब्रोंकाई आपको नजर है। सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होते हैं? जब आप फेफड़े में पहुंच जाते हैं, फेफड़े में पहुंच जाते हैं, तो फेफड़े में पहुंचने के बाद, फेफड़े में पहुंचने के बाद आपको ये नजर आता है कि हर फेफड़े की या लंग्स की लूब्स हैं, लूब्स मीन हिस्से हैं। ठीक है, हिस्से हैं। राइट जो लंग है आपका, राइट, उसकी 3 लूब्स हैं, 3 लूब्स हैं। 3 लूब्स में आपको थोड़ी सी बना के बताऊं, एक ये लूब है, और उसके बाद एक ये लूब है, एक ये लूब है, और एक ये लूब है। जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतनी स्मूथ नहीं होती। ये बड़ी लूब है, ये एक नीचे लूब है, और ये सबसे बाद वाली एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर, 3 लूब है। एंटीरियर, मीडियन, इससे लेकिन परेशान ना हो, सारी चीजें साथ साथ ही चलती हैं। हाँ साहब पाकिस्तान। तो छुट्टी दे देते हैं आपको, 2-3 मिनट की बात मैं बता दूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ब्रोंकाई की 3 नस्लें आपको बता के छुट्टी दे देते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या आप लोग जो है ना याद करेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होते हैं? ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये नजर आ रही, ये हर लंग्स में एंटर होते हैं। 2 है ना हमारे, सबको पता 2 लंग्स होते हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों लंग्स के अंदर बच्चों ये एंटर हो जाते हैं प्राइमरी
ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये क्या चीजें हैं, व्हाट इज दिस सेकेंडरी ब्रोंकाई। याद रखें जो हमारा राइट लंग होता है इसकी 3 लूब्स होती हैं, 3 लूब्स, ठीक है। उन 3 लूब्स को प्राइमरी ब्रोंकाई 3 मजीद ब्रोंकाई में डिवाइड होकर हवा पहुंचाती है। मीन ये 3 लूब्स में जो है वो ये डिवाइड होगा, 3 लूब्स में ये डिवाइड होगा, 3 है, ठीक है। 3 नालियों में ये डिवाइड होगा और ये 3 नालियां जो हैं ये तीनों सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएंगी। इनमें से एक पहली लूब को, एक दूसरी लूब को और एक तीसरी लूब को, टू ईच लूब ऑफ लंग, ठीक है। और लूब जो है ना वो मैंने बताया राइट की 3 लूब्स हैं, राइट की 3 लूब्स होती हैं, 3 हिस्से होते हैं। मीन राइट लंग 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है और जो लेफ्ट लंग है ना अल्लाह भला करे आपका, उसमें 2 लूब्स होती हैं। सो उसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई की जो तादाद है वो 2 होगी। हर लूब के अंदर मजीद सेगमेंट्स बने होते हैं, पोर्शंस बने होते हैं जिनके अंदर एल्वियोलाई की थैलियां होती हैं, वो वहां तक हवा टर्शरी ब्रोंकाई जो है ना वो पहुंचाते हैं। 2 सेगमेंट्स, ठीक है, 2 सेगमेंट्स कह लें या सेगमेंटल पोर्शंस कह लें। जो लूब्स के अंदर मजीद सेगमेंट्स बने हुए हैं उनको टर्शरी जो है ना वो पहुंचाते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर एक चीज याद रखें, इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग मौजूद होते हैं। सी शेप कार्टिलेज के जो रिंग्स हैं वो प्राइमरी ब्रोंकाई में मौजूद होते हैं। आपकी बुक की लाइन है लेकिन मैंने उसको एलोबरेट कर दिया ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ब्रोंकाई के अंदर वही कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जैसे ट्रैकिया में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्लेस हो जाते हैं प्लेट्स के साथ। कार्टिलेज के जो रिंग्स हैं, रिंग्स रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, प्लेट्स के साथ। सो इन दोनों के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होंगे, कार्टिलेज की प्लेट्स होंगी जो बड़ी इर्रेगुलर किस्म की होंगी, इर्रेगुलर कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट्स। मीन कार्टिलेज मजीद कम होता चला गया, कार्टिलेज मजीद कम हो गया। सो सेकेंडरी और टर्शरी जो ब्रोंकाई हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज की रिंग्स थे वो रिप्लेस हो गए हैं प्लेट्स के साथ। सो एक चीज आपने यहाँ पे नोट कर ली कि सी शेप कार्टिलेज रिंग ना सिर्फ ट्रैकिया में है बल्कि ब्रोंकाई के स्टार्ट वाला जो पार्ट है, शुरू वाली जो ब्रोंकाई है प्राइमरी, उनके अंदर भी मौजूद है। जो ब्रोंकाई की अगली ब्रांचेज है सेकेंडरी और टर्शरी, उनके अंदर जो है ना वो सी शेप नहीं बल्कि कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद हैं जो इरेगुलर है। ब्रोंकाई मजीद कार्टिलेज को लॉस कर देता है और जब उसका डायामीटर लेस देन 1 मिलीमीटर रह जाता है, लेस देन 1 मिलीमीटर रह जाता है, ठीक है, और कोई कार्टिलेज नहीं होता, सारा कार्टिलेज खत्म हो चुका होता है, तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी इतनी बारीक ट्यूब्स जिनका डायामीटर लेस देन 1 मिलीमीटर है और उनमें कार्टिलेज सारा खत्म है, प्लेट्स भी मौजूद नहीं है, तो उनको ब्रोंक्यूल कहेंगे। और ब्रोंक्यूल जो है ना वो आगे जाके अल्व्यूलर डक्ट्स को हवा पहुंचाएंगे। अल्व्यूलर डक्ट्स को जब हवा पहुंचेगी तो अल्टीमेटली जो अल्व्यूलर डक्ट्स होती हैं वो एयर सैक तक पहुंचेंगे और एयर सैक कंसिस्ट ऑफ मैनी अल्व्यूलाई। और याद रखें जो लंग्स का फंक्शनल यूनिट है वो भी एयर सैक है, अल्व्यूलाई नहीं है, क्योंकि अल्व्यूलाई अकेला कोई काम नहीं कर सकता जब तक अल्व्यूलाई के गिर्द कैपिलरीज ना हो। तो एयर सैक के अंदर एल्व्यूलाई के साथ साथ काफी ज्यादा कैपिलरीज भी होती हैं, सराउंडिंग कैपिलरीज भी होती हैं, ताकि ब्लड और हवा के दरमियान गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो इसलिए हम एल्व्यूलाई को यूनिट करार नहीं देंगे, एयर सैक को यूनिट करार देंगे। एयर सैक बेसिकली या जब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे एयर सैक पर तो ये लंग्स का हिस्सा बन जाएगा, अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू लंग्स, ठीक है। तो एयर पैसेज वे आपका एयर सैक तक ही जाता है, हवा का रास्ता एयर सैक तक जाता है
और वो एयर सैक सारे मिलकर लंग्स बनाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि फंक्शनल यूनिट है ये लंग्स के। मीन काफी ज्यादा एयर सैक्स को मिलाएंगे तो आपका लंग पूरा बन जाएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी एयर सैक। लेकिन एयर सैक के साथ साथ इसमें वो बाकी नालियां भी गई हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली एयर सैक से मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा एक फेफड़ा बन जाएगा। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल अब आपको पता चल गया। सर ब्लड एंड एयर इन अल्वियोलाई आर सेपरेटेड बाय टू। जी सर, वो मेम्ब्रेन वगैरह मैं कल समझाऊंगा, आज का लेक्चर खत्म हो गया, तो मैंने आपको मेन चीजें समझा दी हैं। ठीक है, बाकी बता दूं कि फेफड़ों की जो लोकेशन है लंग्स की, वो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है। इसकी प्रोटेक्शन जो है फेफड़ों की लंग्स की, वो रिब्स करते हैं और मसल्स भी अटैच होते हैं आसपास, जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स का जो है वो कहते हैं पसलियां। यानी अगर कोई मुक्का मारता है ना तो वो पसली पे लगेगा, डायरेक्ट लंग्स पे जाके नहीं लगेगा। अब टाइम चूंकि कम है, इसके नीचे जो ऐसे साख्त होती है उसको हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। ये भी मसल्स की बनी हुई होती है। जो इसके गिर्द ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। और एक मेम्ब्रेन जो एल्वियोलाई की एपिथेलियल मेम्ब्रेन है वो भी होती है, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो अब हम आपका टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको मेन चीजें सारी एक उसमें बता दी। टाइम चूंकि कम था, 2-3 मरतबा टेक्निकल इश्यूज आए, लेकिन बाकी जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको कल समझा दूंगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को सॉल्व कर लें जो आपका स्टार्ट हो चुका हुआ है।